एक्स्ट्रा तो 4 की बात है, वो तो टाइम हो गया ना चेंज। स्कूल की टाइमिंग क्या है आप तुम्हारी लोगों की? 9 से 4। 9 से 4। 4 से 5 मेरी एक्स्ट्रा है मैथ की, उसके बाद मैं 5 से 6 के बीच घर में पहुंचूंगी, उसके बाद सीधी क्लास है। सबके साथ यही है क्या? सबके साथ यही है 9 से 3 या 9 से 4? यस सर। नो सर है, और सुबह एक्स्ट्रा क्लास रखती है 8 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, कईयों की सुबह एक्स्ट्रा क्लास, मतलब Yes. एक्स्ट्रा क्लास सबकी लग रही है स्कूल में, ये पक्का है? यस हमारी इसकी नहीं लग रही हैंड रेस करना? हमारी मतलब स्टार्ट नहीं हुई है ना अभी, बट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। चलो, जिसका ये है कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई एक्स्ट्रा क्लास की, वो हाथ खड़ा करो। बस 2 बच्चे, और जिनकी लग रही है वो हैंड रेस करो। ये लगने वाली है वो भी हैंड रेस करना। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस। चलो देखो, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बच्चों? ईएम वेव्स के ऊपर बात करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आज नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से और इस टॉपिक से, है ना? तो हम इसके न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे रेदर देन थ्योरी वाला पार्ट। और उसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना, मतलब एग्जैक्टली नहीं, उनकी इक्वेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस के कारण। तो उनकी कुछ इक्वेशंस होंगी, उनको कैसे निकालते हैं ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चल रही है तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी। हाँ स्नेह बोलो, कुछ ना है बच्चे? नो सर। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबको दिख रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही इसको देखने में? नो सर। नो सर। चलो देखो, सबसे पहले तो इनका नेचर होता है, जो वो कैसा होता है। अच्छा एक सेकेंड पहले हम चेक भी कर ले। कई लोगों ने फॉर्मूलाज किए नहीं ना, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं हम, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो हमने कल जो बात की थी वो हमने किया था, एक तो अम्पियर मैक्सवेल, है ना? बताओ क्या होता था अम्पियर मैक्सवेल लो? बी डॉट डीएल डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आईडी म्यू आईसी टी प्लस म्यू नॉट आईडी। आईडी। आईडी कौन सा करंट होता था? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। और नीचे आ जाओ, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है? ये तो हो गया, चलो दोनों ही लिख दिया ना हमने एक साथ। आईडी का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई वी अपॉन टी। फाई नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे इसका? इसको v बाय टी ए करेंगे। टी बाई टी वी ई ए, है ना? इफ थीटा इज 0, जीरो। राइट? अच्छा आईडी हो गया, उसके बाद एक बार और लिख देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं गिवन तो क्या करेंगे? वी अपॉन आर। वी अपॉन आर या वी अपॉन डी? वी अपॉन डी। वी ठीक है, उसमें से अगर एरिया कांस्टेंट है तो एरिया बाहर ले लेंगे, डी कांस्टेंट है तो डी डी बाय राइट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाती थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। कल का सारा जो भी हमारा टॉपिक था वो सारा इसके ऊपर बेस्ड था, राइट? अब आगे चले, किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। आओ। फॉर्मूले नोट करने दो एक मिनट। क्या कह रहे हो? फॉर्मूले नोट करने दो। समझ नहीं आई। म्यू नॉट फॉर्मूले नोट करने दो से। नोट करने दूं? हाँ जी सर। कर लो। इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगा कि इसको नोट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं बाकी।
है ना। इसके Yes. तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, हम रोज रिवाइज भी करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात आती है इसके नेचर की। इसका नेचर कैसा होता है? ये कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। कैसी वेव है बच्चों? ट्रांसवर्स कैसे? ट्रांसवर्स का मतलब कोई बता पाएगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर perpendicular, क्या क्या म्यूचुअली? कौन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये नहीं होगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर आपस में नहीं, किसके परपेंडिकुलर? अब आपस में परपेंडिकुलर है, ये मैं बताऊं, पता है तुम्हें सबको, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ट्रांसवर्स का मतलब कुछ और होगा। सर ट्रांसवर्स मतलब इस वेव्स जो है वो परपेंडिकुलरली मूव करेंगी, मतलब सेम फेज में। देखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि ये जो मोशन है जो ऑसिलेटिंग हो रहा है, कौन ऑसिलेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में तो है ही, वो तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगे वेव के प्रोपेगेशन के भी। किसके? वेव के प्रोपेगेशन। मतलब वेव का प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? वेव का प्रोपेगेशन का मतलब होता है भाई, एक ऐसी वेव है मेरी, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस सर। yes, ये मेरी वेव है, ये मेरी क्या है? वेव है। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट है वो एक दूसरे के तो क्या होंगे सर? ऑब्वियस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे किसके? वेव के प्रोपेगेशन के भी। मतलब वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? देखना यहाँ पर, कहाँ चल रही है वेव? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, कहाँ चल रही है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? कैसे चल रही है? आगे की तरफ। आगे आगे की तरफ चल रही है। आगे की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? y, वाई में। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वाई में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मतलब जेड में। x, और प्रोपेगेशन कहाँ है? एक्स एक्सिस में। तो जो ऑसिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑसिलेशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ई और एम से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो परपेंडिकुलरली तो कर रहे हैं, वो बात पता है हमें, लेकिन वो परपेंडिकुलर किसके भी हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रोपेगेशन ऑफ वेव। हाँ, प्रोपेगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में चल रही है वेव। तो वेव एक्स में चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड में है। जब भी ऑसिलेटिंग वाली चीज जिसके कारण वेव बन रही है वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ वेव के, तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स। समझ में आ रहा है? और एक और तरह की वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? ऑसिलेशंस डैम्प हो जाते हैं इसमें। वो भी ठीक है, इसमें भी हो सकती है, होंगी या नहीं वो हम बात करेंगे, ठीक है। पर क्या होता है इसके अंदर? देखो, जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन ऐसे ऐसे चल रही है, ऑसिलेशन ऐसे ऐसे चल रही है, लेकिन वेव कहाँ चल रही है? आगे। ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेशन कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड, ऐसे समझ लो, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? जिसके कारण वेव बन रही है उन पार्टिकल्स का ऑसिलेशंस और जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना होके क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल। जैसे साउंड वेव में होता है, पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और वेव भी कैसे चलती है? आगे की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? पैरेलल। तो जब ऑसिलेशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलल हो, तब क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन जब ऑसिलेशन और वेव का मोशन एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर, वो वेव कैसी होगी? तो ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन किसके परपेंडिकुलर है? उसके प्रोपगेशन वेव के प्रोपगेशन। चले आगे।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये नेचर हो गया इसका ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ध्यान से देखना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम फेज में, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब जब हमने सेम फेज का मतलब हम बात कर चुके हैं, Yes, sir. जैसी स्थिति उसकी है वैसी ही उसकी है। मतलब जब वो मैक्सिमम हो रहा है तो ये भी वो maximum maximum है। वो मिनिमम होगा तब ये भी मिनिमम होगा। एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है लेकिन इनका सेम फेज है। तो सेम फेज होता कब है, जब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। Same. Same. यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है सर, फेज के बारे में बात हो रही है। इनका फेज कैसा है, Same. सेम। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। क्लियर है सबका। फेज का मतलब हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। किसी को फिर भी डाउट है Yes, sir. कि उसकी स्थिति कैसे, कब वो मैक्सिमम हो रहा है कब वो मिनिमम हो रहा है। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम होगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम मिनिमम। जब ये मैक्सिमम है तब ये भी मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है तब ये भी मैक्सिमम, जब ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम। Minimum. याद रख, लेकिन है ये एक दूसरे के कैसे, परपेंडिकुलर। Perpendicular. अच्छा, अब ध्यान से देखो, इन सबको दिमाग में रखते हुए हमने पहले ये बात कर चुके हैं। अब तुम बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, तो वेव कहाँ चलेगी, X में. पॉजिटिव की बात हो रही है ना सारे। तो ये देखो, बाय कीपिंग दिस फीचर्स इन माइंड वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कहाँ मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। X axis में। क्योंकि अभी तुमने पढ़ा है ना ये कैसी वेव है, Transverse. ऑसिलेशन ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हो रही है, तो वेव आगे की तरफ चल रही होगी क्योंकि उसके परपेंडिकुलर चलना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रही है इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। Z axis पे. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड Sir, Y पे. और मैग्नेटिक फील्ड Z axis. यहाँ पर लिखा ही हुआ है साफ साफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चल रही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट कर रही है सर, Y axis. पैरेलल टू वाई एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट करेगी, Parallel to Z. Z axis. Parallel to Z axis. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ऑसिलेट करेगी, पैरेलल टू जेड एक्सिस। और वेव कहाँ चलेगी, आगे की तरफ। क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. ये वही बात हो गई सर अभी जो हमने पढ़ी थी ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, Perpendicular. परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन करेगी परपेंडिकुलर, और इन दोनों के भी परपेंडिकुलर कौन होगा, Wave. वेव डायरेक्शन। चलिए, अब जो अगर वेव चल रही है आगे की तरफ चल रही है तो वेव की कोई इक्वेशन भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कुछ इक्वेशन होगी, ऑसिलेशन कर रही है क्योंकि, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो इन दोनों की क्या होगी बच्चे, एक इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन हम कहाँ पढ़ते हैं एक्चुअल में, हमने एक वेव की इक्वेशन तुमने पढ़ी होगी, A इज इक्वल टू ए नॉट साइन, Yes, sir. है ना, A इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा भी पढ़ा हुआ है, कहीं कहीं जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा, Minus omega. डिफरेंट। तो कहीं कहीं ऐसी जगह भी मिलेगा, A इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा भी मिलेगा। ये सारी वेव्स की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, वेव्स, ऑसिलेशंस की। बोल ऑसिलेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही, क्योंकि अब ये वेव बनी किससे हुई है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन के कारण, तो उन सब की भी आपस में क्या होगी, एक इक्वेशन होगी। उन सब की भी आपस में क्या होगी बच्चे, एक इक्वेशन होगी, ये याद रखना। आइए अभी चेक करते हैं। अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है, अभी बात करते हैं बच्चे इसके ऊपर। पहले यहाँ पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है, E is equal E to E E naught omega t. माइनस ओमेगा टी। Minus omega. अगर ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो तुम्हें पता है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सेम फेज में है। Same phase. ये भी सेम इक्वेशन फॉलो करेगी, बी नॉट साइन Sin k minus omega t. ओमेगा टी। अब ये एक्स और ओमेगा टी क्या बता रहे हैं, ओमेगा तो तुम सबको पता ही है, टी भी पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम। लेकिन एक्स क्या है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये एक्स, सोचो एक्स क्या होगा,
अभी मैं Distance? बता देता हूँ एक्स क्या है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आया इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो क्या आया हुआ है के साथ X X. तो यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। नहीं, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बता रहा है, वेव की, यानी ये जो वेव चल रही है ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। X axis है। अभी हमने देखा भी है ना वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, X एक्सिस में। डायरेक्शन। तो ये क्या दिखाएगा सर, वेव की डायरेक्शन बताएगा, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। याद रखेंगे इस बात को सब। ये एक्स क्या बता रहा है, अगर यहाँ पर वाई होता तो वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही होती, वाई। Y axis. अगर यहाँ जेड होता तो वो वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही होती, Z Z। Z axis. समझ में आ रही है बात सबको। ये एक्स बता रहा है वेव की डायरेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। और बी नोट और ई नोट तो तुम सबको पता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक। ये हम पढ़ चुके हैं राइट। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, पीक वैल्यू, और एम्पलीट्यूड भी बोल दो इसको, क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो इतनी हमारे लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो है वो पोलराइज्ड हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, पोलराइज्ड। ये हमारे में नहीं है कि कैसे करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए, पोलराइज्ड हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकती है ना। कैसे सर, अभी क्या होगा, इसमें अलग अलग वेक्टर्स का रोल होता है बच्चे, कि हम किसका रोटेशन हो सकता है, इसका रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, फेस के ऊपर डिपेंड करती है ये चीजें। तो हमने सिर्फ ये दिमाग में रखनी है ये चीज कि ये पोलराइज्ड हो सकती है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो चारों पॉइंट तुम्हें दिखा दिए, दिख रहे हैं क्या ऊपर जो हमने लिखे हुए हैं। Yes sir. अब नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट में क्या है सर, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर चलेगी कौन किसकी ऑसिलेशन के कारण है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो वो उनको मीडियम नहीं चाहिए होता, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। और वो किससे चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। Light. किससे चलेंगी, स्पीड ऑफ लाइट से। दे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये बात याद रखना। ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट से अगर वो ट्रेवल करेंगी, अब ये कैसे निकालते हैं, ये एक ना एक्सपेरिमेंटली फाइंड बोल दो, या हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी हुआ है, ये इक्वेशन दिमाग में रखना है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। क्या, स्पीड ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लर्न करते हैं इसको, पहले मैं बता ही दूं क्या लर्न करना है। सी स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ मैं, साथ साथ बोलो, C square इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। 1 क्या upon म्यू नॉट। सर ये कहाँ से एप्सिलॉन, आया? बता रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फ्री स्पेस। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ते थे, याद है। हाँ, म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री और ये हम कहाँ पढ़ते थे, मैग्नेटिक। इन दोनों को कंबाइन करके निकाला हुआ है। अगर मेरे पास एप्सिलॉन नोट है तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ, म्यू नोट निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास म्यू नोट है तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी डेरिवेशन हमारे नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं तो हमें फॉर्मूला दिमाग में रखना ही पड़ेगा इस वाले में, क्योंकि ये सारा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड भी है ना। हमने बात की थी ना एटम्स, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारे चैप्टर्स कैसे हैं, फॉर्मूला। तो ये किस किस के बीच में, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। म्यू नोट कौन सी प्रॉपर्टी है, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी। जोड़ कौन रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। जब इसको फाइंड आउट किया, इन इक्वेशंस को एक्चुअल में सोल्व किया हुआ है, और एक वेव इक्वेशन आती है, इसको और इसको, फिर हमने देखा कि स्पीड निकालने की कोशिश करी। स्पीड निकाल सकते हैं ना हम वेव की, तो वेव की स्पीड जब हमने निकाली तो ये फॉर्मूला आया, क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट। फिर हमने इसको सोल्व किया, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करी, म्यू नोट की वैल्यू पुट करी, तो सोल्व करके आंसर आ रहा था लगभग 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻16 आ रहा था। इसका मतलब ये दोनों किसके इक्वल है, इनका प्रोडक्ट सी के स्क्वायर के। जब हमने इस वैल्यू को सोल्व किया तो आया स्पीड ऑफ लाइट,
ये पूरा एक अलग से डोमेन है जिसके अंदर मैक्सवेल ने ये प्रूव किया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रूफ कैसे किया हुआ, यही स्पीड निकाली, लाइट स्पीड निकाली हमने इस वेव की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो किसके इक्वल आई, लाइट की स्पीड की। किसके इक्वल आई, लाइट की स्पीड से। तो ये काउंट कर लिया गया कि अगर इसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, यानी एक लाइट भी कैसी वेव हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये बात में सच भी निकला। समझ में आ रही है बात? तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे सब, ठीक है, रख लेंगे सब। Yes, sir. यस सर। आइए अभी मैं लास्ट में करवाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस। स्पीड, अच्छा अब जो हमें मेन चीज पता है, अब जो डराइव कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं। अगर सी स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ये तो हो गया सी कब होता है, जब ये एप्सिलॉन नॉट भी कहाँ की परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस। और म्यू नॉट भी कहाँ का है, फ्री स्पेस का। स्पीड आएगी ये भी कौन से में आएगी, Free space. यानी फ्री स्पेस। Vacuum. अगर मान लो किसी मीडियम की बात हो रही हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ चल रही हो किसी, ये अभी मैं रब करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ चल रही हो किसी मीडियम में चल रही हो, तो कैसे करेंगे बच्चों, सोचो। सर वो बोलो। अगर ये किसी स्पीड, किसी वैक्यूम में ना चल के किसी मीडियम में चल रही हो तो कैसे करेंगे बताओ। सर ER से। ER से, वेरी गुड। ER से या EM से, EM से। सोचो। ER तो क्या होता था, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता था, परमिटिविटी। परमिटिविटी रिलेटिव वाली। लेकिन EM क्या होता था, मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी। याद आया? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हमें, EM या ER? सर EM। EM, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? किसी को कोई भी इशू है इसके अंदर तो बताओ मेरे को फटाफट। मैं पेज ऐड कर रहा था ताकि हमें दिक्कत ना। लिख कहाँ रहे हो आप? लिख नहीं रहा, अभी पेज ऐड हो रहा था। चले आइए अब लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, आपने बोला कि C की वैल्यू, C स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कि हमने मैक्सवेल्स की इक्वेशन से जब हमने स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करना चाहा तो उसका फॉर्मूला आया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको सोल्व किया हमने, है ना? समझ रहे हो? मतलब एक्चुअल फॉर्मूला क्या आया था, एक्चुअल फॉर्मूला आया था ये। सोल्व करके इनको सोल्व किया, वैल्यू को पुट किया तो देखा ये सोल्व करके कितना आ रहा है, 3 × 10⁻⁸ 8। तो हमने C के इक्वल रख दिया, तो C का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब C क्योंकि रूट अच्छा नहीं लगता हमें तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना था। क्लियर है क्या, ये वाला? यस सर। है ना? अब ध्यान से देखो, ये तो होगी किसी स्पीड किसी वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर अगर कहीं मीडियम हो तो क्या करेंगे, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू M की जगह एप्सिलॉन एम C स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। नहीं, अब ये C स्क्वायर के इक्वल आएगा क्या? नो सर। मीडियम के लिए नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे हो, मीडियम की सर, स्पीड, मीडियम के अंदर जो स्पीड होगी, बिल्कुल। अब ये कौन सा, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं? तो देखो ये दिख रहा है सबको, म्यू इंटू ई। ये म्यू इंटू ई का मतलब क्या है, किसी मीडियम में। और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हमें म्यू एम की तो वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन हम किस में चेंज करते थे इस सबको, रिलेटिव। Relating. हम म्यू आर की जगह क्या लिखते थे, याद करो, म्यू एम अपॉन M upon mu naught. यही लिखते थे। ऐसे ही एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिखते थे, Epsilon. नॉट अपॉन। क्या यही लिखा हुआ है, देख लो अभी नहीं दिखता, हम यहाँ पर लिख देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। म्यू एम की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, R into Mu naught. Q R नॉट। म्यू। एप्सिलॉन एम की जगह epsilon R into ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, C के स्क्वायर के, है ना? तो C का स्क्वायर आएगा क्या, C के स्क्वायर के, या नहीं? नहीं आएगा। नहीं ठीक है। आएगा, क्योंकि अब ये कोई और, अच्छा ये अगर किसी वैक्यूम में थी तो स्पीड ऑफ लाइट भी किसी वैक्यूम में आई। ये मीडियम में है तो स्पीड ऑफ लाइट भी किस, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी किस में आई, किसी मीडियम में। मीडियम। तो इसको बोल दूं किसी मीडियम में स्पीड VM से लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ये क्या थी, स्पीड इन
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन medium. अब वीएम हो गया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट को अलग लिख सकता हूँ, कैसे? इसको ऐसे लिख दूं क्या? और Yes, साथ में sir. क्या लिख दूं? एप्सिलॉन आर इनटू, Mu r. और ये पूरी चीज किसके इक्वल है? C सी के square Square. Square. यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि सब कुछ स्क्वायर में बात हो रही है, अभी हमने रूट तो लगाया नहीं। तो वीएम का स्क्वायर किसके इक्वल आया? C square by epsilon r Mu r. R mu R. क्लियर है? इसको Yes, थोड़ा sir. सा आप Yes, sir. अंडर रूट ले सकते हो तो भी क्या आ जाएगा? सी C अपॉन by under root mu r epsilon r. और एप्सिलॉन आर। तो देखो यही आया हुआ है क्या? यस सेम। किसी को कोई डाउट है तो इसमें देख लो भाई कैसे मैंने डेराइव की हुई है ये चीज। फिर भी क्योंकि एक फॉर्मूला हमें दिमाग में आना चाहिए मीडियम में अपने। अब तुम्हें फॉर्मूला लर्न कौन सा करना है, दिमाग में कौन सा रखना है? एक तो ये वाला C square is equal to. और एक ये वाला। 1/μ0 एप्सिलॉन आर। दिख रहे हैं दोनों फॉर्मूले? यस Yes sir. इसको दिमाग में रखना है, वो तो हमने डेराइव करवा दिया, बस वो कर भी जाओ, अगर कहीं पेपर में भूल जाओ तब की बात है ये। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से कैसे आई कौन सी चीज, किसी अभी आराम से देख लो 1 मिनट, फिर भी कोई डाउट आता तो मेरे से पूछो। सर बता दो। कहाँ बताओ? वो मैं बोल रहा था, मैं 5 मिनट के लिए गई थी तो। कहाँ से बताएं फिर बताओ? ये जो ऊपर आपने C square लिखा है ना। अरे ये पूरा अच्छा एक काम करो, आप मेरे को ना बाद में बता देना, क्लास के बाद। लास्ट में बताएंगे बिल्कुल। देखो क्या है, वैसे मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। देखो सी स्क्वायर यहाँ पर किसके इक्वल है? 1/ε0 म्यू नोट। ये दिमाग में रखनी थी एक्सप्रेशन। क्या है सर ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम है। क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। अब अगर वैक्यूम की बात ना हो कि किसी मीडियम की बात हो तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे में? एप्सिलॉन एम। म्यू नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ? म्यू एम। Mu m. रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम और परमिएबिलिटी इन मीडियम। और म्यू एम और एप्सिलॉन एम में हमें रिलेशन पता है, ये म्यू आर और म्यू एम में पता है, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन एम में पता है। हमने इसकी वैल्यू पुट करी है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। क्लियर है? एक बार देखते हैं इसको दोबारा, क्योंकि ये तो सब बच्चों ने अपने आप ही बोला था, ये वाली रिलेशन और ये वाली तुम सोनू ने सबने अपने आप ही बोली होगी ये रिलेशन। यस सर। ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हुए हैं, वही है, बस उसको वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया। रही बात इस इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन अभी दिमाग में रखनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली। और ये कहाँ से आई सर? जब मैक्सवेल ने इक्वेशन सोल्व करी तो उसने क्या निकाली? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि किसके इक्वल आई थी? स्पीड ऑफ लाइट लाइट। तभी हम ये इनके इक्वल रख रहे हैं, और कुछ नहीं था। चलिए आइए अब यहाँ पर इस इक्वेशन को बात करते हैं। ये हम रब करेंगे क्योंकि हमारे पास अब पेज आ गया। देखो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाला पॉइंट क्या लिख दूं? ये वाला पॉइंट हमें क्या बता रहा है? स्पीड। क्या बता रहा है? स्पीड रिलेशन विद म्यू एंड एप्सिलॉन। लेकिन इन मीडियम, किसी एक मीडियम मीडियम में। तो नेचर पता लग गया हमें, पहला लग गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है। Transverse nature. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? Transverse. ट्रांसवर्स नेचर। और सेकंड में क्या पता लगा हमें? सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होती है, उसकी सेम फेज में चलती किसका है। सेम फेज होता है? किसका? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का सेम फेज का मतलब क्या है? जब सेम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। हाँ, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। Same. और दूसरी बात, अब हमने रिलेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन देखी हमने। दोनों में एक्स आ रहा था, वो एक्स क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है ना, याद रखना इस बात को। और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलती है? वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट। और क्या होता है? c is equal to 1/√। Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। चलो ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। इनकी एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम, ये वाली बात। अच्छा एक खास बात और भी है,
अभी हम बात करेंगे लास्ट में इसके बारे में जब क्वेश्चन आएंगे। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ध्यान से सुनना, कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। हमने एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर के केस में पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब वो स्टोर करता था, याद है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एनर्जी एप्सिलॉन नॉट E सिमिलरली इसकी भी एनर्जी डेंसिटी हमने पढ़ी थी Yes, मैग्नेटिक yes फील्ड। इंडक्टिव मैंने एक तरीका भी बताया था कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो सिंपल लिख दो मैग्नेटिक फील्ड, हाफ की जगह हाफ, एप्सिलॉन नोट की जगह मैं क्या लिख सकता था? mu naught. वन नॉट लिख सकते थे। 1 upon mu नोट। तो ये किसकी एनर्जी डेंसिटी हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, है ना? तो ये एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट Volume. वॉल्यूम। अगर मैं स्मॉल वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ V की जगह क्या आ जाएगा? दोनों जगह डीवी। यहाँ पर भी dV आ जाएगा। अब मेरे को एनर्जी डेंसिटी पता है, लेकिन एनर्जी निकालनी हो तो कैसे लिखूंगा? U इज इक्वल टू dV, उधर ले जाऊंगा, हाफ yes एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ई मल्टीप्लाई स्क्वायर डीवी। dV। V और इसमें क्या लिखूंगा? half यू इज इक्वल टू हाफ 1/μ0 v स्क्वायर डीवी। into dV. ये किसकी फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किसकी फॉर्म में होगी? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। ईएम वेव्स में तो ये दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। तो पूरी ईएम वेव की अगर मैं क्या बात करूं एनर्जी डेंसिटी की, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ किसके इक्वल होगी बच्चे? इनको ऐड कर देंगे। हाँ बस, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी प्लस हाफ Half डी mu स्क्वायर square डीवी। to dV. ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। क्लियर है क्या? यस Yes. इसको क्या लर्न करने की जरूरत पड़ेगी या अपने आप ही हो जाएगा? ये सिर्फ जिसको वो फॉर्मूला हो पता है एनर्जी डेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, या कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं ई की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख दूं? बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देख लो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो भी पूछ लो, देख लो, है ना? ये तो हमने पढ़ा था, याद होगा सबको। Yes, sir. Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी, वो पढ़ा था कैपेसिटर में, वो पढ़ा था इंडक्टर में। सिंपल। और इंडक्टर वाला याद भी नहीं है तो मैंने एक तरीका भी बताया हुआ है, एप्सिलॉन नोट की जगह सिर्फ क्या पुट करना है तुमने? 1 अपॉन। 1/mu naught. चलो तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये एनर्जी डेंसिटी थी, लेकिन अब मैं निकाल रहा हूं एवरेज एनर्जी डेंसिटी। दोनों में फर्क है। ये तो एनर्जी डेंसिटी है, क्या है? Energy density. एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं किसकी बात करूं बच्चे? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, अभी मैं इसको एनर्जी डेंसिटी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? पहले ये बताओ, क्या ये एनर्जी डेंसिटी है या ये एनर्जी है सिर्फ? तुम बताओ। अभी एनर्जी है सर, क्यों? कैसे पता? क्योंकि से आपने डीवी उधर मल्टीप्लाई किया। तो अगर एनर्जी डेंसिटी लिखना है तो मेरे को दोनों साइड डीवी को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में E. नीचे लेके आना पड़ेगा। ये सबको समझ में आती है ना बात? अगर यहाँ Yes, डी, sir. अब ये क्या है? एनर्जी, एनर्जी Energy density. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। आइए अब कैसे करेंगे सर, इसको भी बात करेंगे कैसे होगा, ये सब चलते हैं आगे। अब ये बात हो रही है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, दोनों में फर्क है क्या सर? फर्क है थोड़ा सा। देखो क्या, कुछ नहीं किया हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बस वैल्यू पुट कर दो। ई की जगह क्या लिखोगे? ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हाफ एप्सिलॉन नोट। ई की जगह क्या लिखोगे? ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस Omega t. X. ऐसे ही Omega हाफ। बी की जगह क्या लिखोगे? बी नोट साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय म्यू नोट। इनको जब सोल्व करोगे तब जो वैल्यू आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी? ई नोट और बी नोट। अभी वैल्यू में ई, अभी देखो अभी वाले फॉर्मूले में क्या ई नोट है या सिर्फ ई है? बी नॉट का स्क्वायर भी तो। और बी नोट है या बी है? B. बी है। लेकिन अब जो वैल्यू सोल्व करके आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी? ई नोट की फॉर्म में, B naught.
तो तुम ये देखोगे ये सोल्व करके ये वैल्यू बनेगी हमारी, दिख रही है। Yes, sir. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, जिसको डेरिवेशन में दिक्कत है मैं लास्ट में दिखा दूंगा, बाकी डेरिवेशन दिमाग में रखनी नहीं है, बट फिर भी देखो ध्यान से, अभी दिखा दूंगा डेरिवेशन भी। ये क्या चीज है, जब वहां पर मैंने किस फॉर्मूले में सर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाफ 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर, One mu square. ई की जगह क्या लिखा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी की जगह क्या लिखा, बी नॉट साइन B kx minus ओमेगा omega टी। जब वो पुट किया तब मेरे को पता चला कि ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो किसकी फॉर्म में है, ये तो मेरे को पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक magnetic field. अब हमने चेक किया, जब हमने ई नोट की जगह ई की जगह ई नोट वाला फॉर्मूला लिखा, बी की जगह बी नोट वाला फॉर्मूला लिखा, तब मैंने चेक किया जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोनों को ऐड करके आ रही थी वो किसके इक्वल आ रही थी, हाफ half एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सुनो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, ये पूरी एवरेज एनर्जी डेंसिटी नहीं है। अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख दूं, 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, 1/4, क्या आ रहा है 1/4। ये क्या है सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, दिमाग नहीं करना। एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है, जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी, क्या थी, Half epsilon e square. इसका डबल square. या हाफ, सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। The half. हाफ कैसे, क्योंकि 1/4 हो गया. जिसको ये वाली चीज समझ में नहीं आई लेकिन ये चीज समझ में आ गई, एक बार वो हैंड रेस करो, ये चीज जिसको समझ में आ गई, ये वाली चीज, ये आ गई ना सबको समझ में। Yes, Yes, sir. sir. अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट दिखा देता हूँ तुम्हें ताकि समझ में आ जाए। देखो ये दिख रहा है सबको, ये एनर्जी Yes, sir. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये पढ़ा था ना हमने, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं टोटल। Yes, sir. अब ई की जगह क्या लिखना था बच्चों, E naught sin kx. और बी की जगह क्या लिखेंगे, बी नॉट B साइन naught माइनस ओमेगा टी। यही तो लिखा है, ई नोट स्क्वायर है यहाँ पर सबका स्क्वायर कर दिया, और बी नोट स्क्वायर है तो यहाँ पर भी को स्क्वायर लिया। किसी को कोई डाउट? No, sir. अब ध्यान रखना, अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल रहा हूं तो ये जो फंक्शन होंगे साइन स्क्वायर और ये वाले, इनका भी क्या लूंगा, square. एवरेज, क्या लूंगा, एवरेज वैल्यू। और याद रखना साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितना होती है 1. ना, 1/, 1/2. ये हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी तुम्हें कहा था याद रखने के लिए, जब हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, आरएमएस वैल्यू। बट कोई बात नहीं, अभी भी नहीं याद हो रहा तो अब दिमाग में रख लो इस बात को, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब बाकी वाला पार्ट तो ओमेगा टी है, जब साइन स्क्वायर आ गई तो इस पूरे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अब एवरेज, 1/2. और इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी एवरेज, 1/2. 1/2। अब यहाँ पर देखो, इससे नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, यहाँ हाफ तो पहले ही था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो पहले ही था, ई नॉट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी है 1/, 2/2. तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। प्लस में क्या लिखूं तुम खुद बताओ, बी नॉट स्क्वायर Omega t into 1/2. 1/2. साइन स्क्वायर है यहाँ पर 1/2, क्योंकि क्यों लिख रहा हूँ ये पता चल रहा है ना, क्योंकि एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर फंक्शन की कितनी होती है 1/, 1/2. अब हाफ एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये सब 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/, 1/4. एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन Mu naught. Omega. क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. किसी को कोई डाउट, ये चीज आ गई। अगर तुम ये भी लिख दोगे ना एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो भी तुम्हारा कोई गलत नहीं कर सकता। ये डेरिवेशन, अगर जिसको वो वाला चीज समझ नहीं आ रही थी सिर्फ इसलिए डेरिवेशन करवाई है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो भी पूछ लो इन तीनों स्टेप में, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। यहाँ तक किसी को डाउट, सिर्फ ये याद रखना है कि 1/2 कहाँ से आया 1/2, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर की क्या होती है 1/2, 2. ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, अब ये क्या चीज है सर,
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी एक रिलेशन होता है। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? याद है ना, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, C² = 1/ε0। Mu naught. into mu naught. म्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे ही C जैसे C परमिटिविटी और परमेबिलिटी को जोड़ रहा है, वैसे C इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक को भी जोड़ रहा है। कैसे सर समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो देख लो एक बारी। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है। कहाँ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन? E0 sin E naught sin E naught sin kx minus omega t। और B की कितनी थी? B naught sin B naught sin kx minus omega t। और वैसे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते थे तो क्या आती थी? 1/ε0 E², और इसका क्या आता था? half mu म्यू। 1/mu naught यही t था। square। अब इसमें वैल्यू पुट करूंगा जब मैं, E को क्या लिख दूंगा? E0² sin² kx minus omega t। यही सब आ जाएगा ना, यही सब आ जाएगा, सिंपल। अब ध्यान से सुनना, मेरे को पता है ε0 और μ0, जब इनकी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ C की फॉर्म में, कर सकता हूँ ना? सोचो yes अगेन, कर सकते ये हैं। लर्न नहीं करना, मैं इसलिए Yes, बार बार sir. डेरिवेशन में नहीं जा रहा, तब जाके हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सिर्फ लर्न करना है इसको। E0 किसके इक्वल है? B0 इंटू B to C के ठीक है। ये कैसे आया सर? ध्यान से देखना, E0 कैसे लर्न करेंगे? E0 इसके इक्वल है B0 इंटू B to C C के इक्वल है। यहाँ पर भी C किसको जोड़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट को और और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाले। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सिर्फ, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? उस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड पार्ट। एम्पलीट्यूड। ये भी क्या पार्ट है सर? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो क्या मैं उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ? यस yes मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो उसका एम्पलीट्यूड गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ। yes दो इक्वेशन में फटाफट लिख रहा हूँ, एक तो E0 = B0 इंटू C, दूसरा C. not into C² = 1/, 1/, mu naught into Naught epsilon. एप्सिलॉन नॉट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, बहुत बहुत। सीधा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेगा, दे देगा, और मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड की वैल्यू पूछ लेगा। सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से C को डिवाइड कर देना, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एप्सिलॉन दे देगा और C की वैल्यू पूछ लेगा, मतलब μ0 की वैल्यू, C की वैल्यू तो गिवन होगी तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा, μ0 की वैल्यू पूछ लेगा। सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. जितना मेरे को पता है, तुम्हें डेरिवेशन में जहां दिक्कत आएगी वो डेरिवेशन मैंने करवा इसकी भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों इतने टाइम को आगे चल के हमको खराब करना है? समझ में आ रहा है? जब हमारे पास बहुत टाइम होगा तो हम जरूर करेंगे, कर सकते हो। इसकी भी मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग गई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड C की फॉर्म में पुट कर दो कि इसको ε0 और μ0 को, ε0 और μ0 को, बस। और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ जो तुमने बात करती है, अब क्योंकि एक डेरिवेशन कर रहे हैं उसको तो पूरी करेंगे ही हम। यहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई, कितनी आ गई थी? 1/4 ε0 E0², 1/4 B0² ε0। क्या यही आई थी क्या एवरेज डेंसिटी की वैल्यू अभी? Yes, yes sir. दोबारा बोलो, Yes, क्या आई थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर Plus प्लस 1/4 म्यू नॉट upon mu naught. B0 अपॉन में म्यू नॉट से अपॉन में म्यू नॉट, वेरी गुड, अपॉन में म्यू नॉट Upon mu naught. Into B naught. बी नॉट सर स्क्वायर 1/, यही आएगा, या 1/2 आएगा, या 1/4? 1/4 यही लिखा हुआ है। ये तो अब याद हो जाएगा सबको, क्योंकि सबको पता है साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, बस 1/2। अब ध्यान से देखो, क्या मैं E0 को और B0 को एक दूसरे में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ? yes Yes, sir. अब मैं E0 में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको E0 में करना है तो E0 में तो है ही ये कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? ε0 है और वो E0 है, फर्क समझ में आ रहा है ना सबको? बिल्कुल yes सर। sir मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हो गया, इसीलिए कल इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। लाया तो मैं आज भी हूँ, देखते हैं। अच्छा, अब 1/4 B0 की जगह क्या लिख सकता हूँ? E0/, Sir, E naught by C. हाँ, लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो E0 का भी स्क्वायर लिख दूंगा
और upon C का स्क्वायर लिख दूंगा और डिवाइड बाय क्या लिख दूंगा? mu Mu naught. naught. किसी को इसमें दिक्कत? No, sir. No. पक्का? पक्का? Yes, sir. अब और भी कुछ बदल सकता हूँ मैं क्या? देखो साफ साफ Yes, दिख रहा है मेरे को, sir. साफ साफ। C square को C बदल स्क्वायर, वेरी गुड, C स्क्वायर कैसे सर? आइए, इसको तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नोट का स्क्वायर, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/4 ई नोट स्क्वायर, C स्क्वायर की ऊपर जगह आ जाएगा mu naught into mu epsilon naught epsilon naught But एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा क्योंकि C स्क्वायर 1/, में है ना, याद है ना सबको? Yes. और डिवाइड बाय Yes, पे sir. क्या है? म्यू mu naught. नोट से म्यू नोट कट गया, तो देखो वैल्यू क्या आई? 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर प्लस plus 1/4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर, E naught square. ठीक है, एप्सिलॉन नोट इनटू ई नोट स्क्वायर। दोनों सेम वैल्यू आ गई क्या? Yes, Yes, sir. हाँ, 1/2 हो जाएगा. वेरी गुड, एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। 1/2 भी लिख सकते हो, बिल्कुल 1/2 हो जाएगा क्या आराम से? yes sir Yes, sir. अभी दो रिजल्ट निकलेंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। दो रिजल्ट तो ये इंपॉर्टेंट थे और दो रिजल्ट अब निकलवाने वाला हूँ, याद रखना। अभी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया है, क्या क्या आया है? 1/4 और 1/4 मिलके क्या बन जाएंगे? 1/2 1/2। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/2 म्यू नोट एप्सिलॉन नोट E naught. Yes. E naught. यही हो जाएगा क्या? Yes, Yes. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. yes sir देखेंगे अभी, आइए। ये दिख रहा है क्या तुम सबको? Yes, sir. पर यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है सर। सर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने सर magnetic इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चेंज किया है. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक्चुअल में Yes, क्या sir. हुआ है? एक्चुअल में क्या हुआ है? मेरा जो वैल्यू आई है या क्या आई है, यही आई है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट yes sir का स्क्वायर। इसके या अब ध्यान से देख लो, अगर अभी तो मैंने दोनों को किस में कन्वर्ट किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक अब फील्ड में. किस में कर सकता हूँ? Magnetic. तो ये थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं, करो वैल्यू पुट। पहले क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नोट इंटू, B b naught का square और सी वाला फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी नोट इंटू, c E naught to और C. एक और फॉर्मूला था सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, mu naught epsilon naught और वैल्यू पुट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में बदलना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? B naught C. b naught का square c square और ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है नहीं है. 1/4 साइलेंट नोट, हाँ सर वेरी गुड। B किसको naught epsilon स्क्वायर? into 1/1 naught epsilon naught. mu naught epsilon naught प्लस, इसको तो चेंज करने की जरूरत, नहीं है नहीं है. तो अब ध्यान से देखना। epsilon naught शहीद तो ये दोनों सम सेम हो गई। अब Yes, sir. Yes, sir. 1/4 फिर से क्या हो जाएगा? 1/2 B naught square upon B square. naught square. upon mu naught एनर्जी डेंसिटी तो वही रहेगी सर, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रखो, आंसर तो सेम आएगा ना। लेकिन एक बार क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये आया, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आया, लेकिन है तो दोनों ही क्या? एनर्जी Density. डेंसिटी का एवरेज। Density. अगर पहले मान लो एनर्जी डेंसिटी का एवरेज आ रहा था कुछ 100 यूनिट्स, अभी भी कितना आएगा? सब कुछ सेम है, 100 सेम आएगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है वही वैल्यू किसकी फॉर्म में आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों किसका फॉर्मूला है? एनर्जी डेंसिटी का। जब ये दोनों एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला है, दोनों भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे. इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर किसके इक्वल होगा? Half half B naught square upon mu naught. Not square. क्लियर है? म्यू नॉट, सिर्फ म्यू नॉट क्या आएगा? सिर्फ आपका square भी होगा, mu naught ही होगा. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. बिल्कुल सर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हो गया, फोर्थ। तो एनर्जी डेंसिटी में इक्वल कंट्रीब्यूशन आता है। ये दोनों ही अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एनर्जी डेंसिटी में इक्वल कंट्रीब्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और
मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field का 50% आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड कम का, मैग्नेटिक फील्ड का कम नहीं है ऐसा। ठीक समझ में आ रही है बात? yes sir Yes, sir. Yes. ठीक है, देखो यहाँ पे अब इस बात को पढ़ो। Hence, in the electromagnetic, average energy density of electric field is equal to the average energy density of magnetic field. तो Magnetic. average energy density किसकी निकाली थी हमने? ये किसकी फॉर्म में निकाली थी बच्चों? इलेक्ट्रिक Electric फील्ड। field. ये किसकी फॉर्म में निकाली थी? मैग्नेटिक फील्ड Magnetic Magnetic field. की वैल्यू क्या आई है? सेम आएगी, याद रखना है। क्लियर है? yes sir Yes, sir. जिसको ये बात भी समझ नहीं आती वो इस फॉर्मूले को उठाए। कौन से फॉर्मूले को भला? इस वाले फॉर्मूले को। ये दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3 वाला, दिख रहा है? 3 वाले Yes, में sir. इलेक्ट्रिक फील्ड को किसमें बदलने की कोशिश कर दे? मैग्नेटिक फील्ड में, और एप्सिलॉन Magnetic field. म्यू में। तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा? ये नीचे वाला इक्वेशन नंबर 4 वाला। तो थर्ड को लिया था, बदल दिया फोर्थ में, यानी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है ना, तभी तो बदले। Equal है समझ में आ रही है ये बात सबको कि चारों रिलेशन sir. दिमाग में रखे जाएंगे। अब सबसे पहले तो क्या था सर? एनर्जी का रिलेशन, स्पीड का फॉर्मूला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का, और अब एनर्जी डेंसिटी बोलूं तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या होंगी? इक्वल। किसकी फॉर्म में? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं चाहे मैग्नेटिक। Magnetic field ठीक है, Yes, किसी को sir. कोई डाउट है तो मेरे से पूछो अभी। सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी चार्ज की वजह से आएगी? एग्जैक्टली, चार्ज की वजह से आएगी। हम आगे पढ़ेंगे भी सही। सिर्फ चार्ज देखो, मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर लिया था तब मैंने ये बात बताई थी तुम्हें कि जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड। electric field पढ़ चुके हैं ना? yes sir Yes, sir. yes sir चार्ज मोशन में होता है तो वो करंट बनाता है, और करंट क्या बनाता है? Magnetic field और ये भी हम पढ़ चुके हैं क्या? yes Yes, sir sir. दोनों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करी भी थी, शुरू में बता दिया था मैंने। और ये तीसरा केस होता है अब जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, वो क्या तो बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं। इसके ऊपर अब हम हैं, ये अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट। सर तो जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं तो उसमें मतलब कैसे होता है वो? उसमें हवा में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बिना हवा में। चार्ज? बिल्कुल, हाँ, बिना चार्ज किसने बोल दिया? अब ध्यान से देखो, ये वाला पूरा चैप्टर है तुम्हारे पास, तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन, देखा है तुमने? कम्युनिकेशन सिस्टम तुम्हारे सिलेबस में लास्ट चैप्टर कौन सा है? कम्युनिकेशन। Communication. उसके अंदर ये सारी बातें बता रखी हैं कि हमारा जो कौन कौन सी वेव्स होती है। बच्चे वेव्स अलग अलग तरह की होती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, Yes, sir. इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम वो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। बस ये न्यूमेरिकल के बाद वाला चैप्टर, मान मैक्सिमम 2 दिन का चैप्टर रह गया हमारा, जो लास्ट दिन पढ़ेंगे हम यही सब पढ़ेंगे कि वेव कितने के होंगे। मैंने तुम्हें शॉर्टकट तरीका भी बताया हुआ है ना इसका, याद है तुम्हें? रेडियो, मिर्ची, ये वाला yes sir है ना, विजिबल, याद है सबको? अल्ट्रावायलेट, yes ये sir सब उसी के ऊपर है। कुछ वेव अलग अलग तरीका की होती है बच्चे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब। तो जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है तो उसी प्रकार की वेव्स हमारी निकलती है। तुम दोनों आए नहीं थे बच्चे उस टाइम, अवंतिका और प्रीशु, हमने ये एक्स्ट्रा क्लास में करवाई थी ये चीज। नहीं सर आपने ना B2 के साथ कंबाइन ली क्या कह रहे हो? आपने B2 के साथ कंबाइन ली थी ना क्लास तब हाँ करवाया हाँ, सर तब तो मतलब बिना चार्ज के भी इलेक्ट्रिक और इतना मैग्नेटिक चार्ज कैसे? ये रेडिएशन से ही हो रहा है ना, ये रेडिएशन Yes, से ही हो रहा है। ये जो वेव्स है, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? हम बोलते हैं फोन हमारे साथ नहीं है, फोन हमारे पास नहीं रखना चाहिए रात को, क्या आते हैं उससे? रेडिएशन निकलती है। बिना रेडिएशन से कुछ नहीं होगा, ये रेडिएशन के कारण ही हो रहा है सब। जितना भी हमारे पास काम हो रहा है, चाहे हमारी कॉलिंग हो रही है, चाहे हम फोन चला रहे हैं, चाहे हम इंटरनेट चला रहे हैं, ये सब क्या है बच्चे? वेव्स ही है। तो ये सारी की सारी क्या है? वेव्स हैं। इनको क्या बोल रखा हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दो या क्या बोल दो? रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बिना उसके नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोड्यूस करने का तरीका है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारी चीजें हैं, हम जब हम चैप्टर पे पढ़ेंगे ना कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो उससे स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, वो उसके ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं, लेकिन हाँ हम हिंट जरूर देंगे थोड़ा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म हो जाएगा ना प्रीशु, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तुम्हें ये बताऊंगा, यूजेस बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूजेस उसके आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, तो उस टाइम तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे।
कम्युनिकेशन तक तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, तो छोड़ देंगे हम उसको। अगले साल कर लेंगे। तो वहाँ इसी चैप्टर के एंड में तुम्हें ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन हाँ, ये बात समझ लो कि बिना रेडिएशन के कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? रेडिएशन के साथ ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने 2 छतरियां लगा दी हैं और अपने आप कूलिंग हो गई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, उससे रेडिएशन निकल रही हैं बस। यस सर। वरना तो घर पे मैं आराम से कर देता, 2 छतरियां ही तो लेके आनी थी। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चंस तो थे बच्चे, देखो यहाँ तक बहुत सारे थे, लेकिन हम वो डेरिवेशन पार्ट, अगर तुम्हें वो समझ नहीं आया ना फॉर्मूला बेस, इसलिए डेरिवेशन करनी पड़ गई हमें, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्लो हो गए हम। लेकिन ये क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ये देखो, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, जेई के, सारे जेई के क्वेश्चन है जितने भी हैं, तो हम कल करेंगे दोबारा इसको अच्छे से। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देखो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और तुम्हें पता है दोनों का फेज सेम है, तो बाकी सारी इक्वेशन तो क्या मिलेगी, सब कुछ सेम मिलेगी। लेकिन ई नोट की जगह क्या लिख सकते हो, बी नोट इंटू सी। तो बी नोट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ई नोट की वैल्यू को सी से, ई नोट बाई सी। अब में ई नोट बाई सी आ रहा है ऑप्शन में, यस सर। साइन Yes, sir. माइनस ओमेगा टी भी आना चाहिए, क्योंकि फेज भी क्या है दोनों का सेम। same। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता इनमें से, पहले तो ये बता दो। फर्स्ट। ये लास्ट वाला। लास्ट वाला, क्योंकि इसमें साइन है और इसमें क्या है, यस। फेज चेंज हो गया। लेकिन हमने तो प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि फेज क्या रहता है, सेम। सेम रहता है, ये तो हो नहीं सकता। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिपेंड करता है ये अंदर ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, एक्स कैप और वाई कैप। ये क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, हाँ यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर कौन कौन सी डायरेक्शन में है, एक तो आई कैप और एक एक्स और वाई प्लेन में, है ना। तो अब ऐसे ही इसमें देखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड का निकाल के देखेंगे कैसे, वो अब आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस सेम है, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, मेरे को भी सोचना पड़ा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन लाऊं। अधिकतर इसके क्वेश्चंस थे ही इतने सारे, कोई आए थे 2019 में, 20 में तो इतने क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए एक दिन, वैसे तो जल्दी खत्म करना था, इसलिए एक दिन फालतू लगा देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करेंगे। और एक्स्ट्रा क्लास आज तुम्हारी नहीं लगेगी, मेरे को ना ये रिपेयर के लिए देना है अपना लैपटॉप, और हो सकता है कि प्रवीण सर ले ले, बट मैं शायद रिकमेंड करूं कि वो भी ना ही ले, तुम थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो। थैंक यू सो मच सर, मेरा ना होमवर्क बहुत रहा हुआ है। तो मैं प्रवीण सर को भी हो सकता है कि मना कर दूं क्या, या कर दो, बिल्कुल कर दो सर। चलो दो मना। अगर क्या पता B2 वाले पढ़ना चाहें, ठीक है, बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा तुम्हारा, स्कूल का काम भी इतना होता है। मुझे सर बता रहे थे कि तुम्हें सिर्फ 1 घंटा मिलता है सेल्फ स्टडी। मेरे को भी ऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री इज स्कोरिंग पार्ट, तो उसको करो अभी। तो फिर देखते हैं कुछ मैनेज हो पाएगा तो। बहुत टाइम तुम होम अच्छे से रिस्पॉन्स करना, ऑफलाइन टेस्ट होगा तुम्हारा, पता लग गया ना तुम्हें, सर बताया तो कुछ नहीं उसके बारे में। वो ऑफलाइन टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करना। जो बच्चे अच्छे स्कोरिंग होंगे तो उनका स्कूल भी एग्जाम करवा दिया जाएगा, मतलब उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में। सर तो तैयारी कर। इंटरनल असेसमेंट तो उसी के बेस पे ना, अटेंडेंस की बेस पे। अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम करवाने का मतलब ही यही है कि बाकी सारा कुछ वो देख लेंगे, अटेंडेंस की वजह से तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये फिर सब बच्चों के लिए नहीं होगा एग्जैक्टली। ऑफलाइन के लिए जम के तैयारी करो। सिलेबस तुम्हारे पास आने वाला, आ गया होगा या नहीं आया अभी तक? आया नहीं सर। अभी आज डिसाइड हो चुका है सिलेबस, तो तुम्हारे पास बहुत जल्द सिलेबस आ जाएगा। मैंने मेजर पोर्शन रखा है 12th का ही, और 12th में भी वही चैप्टर रखे हैं जो हमने कर लिए हैं, और 11th के अंदर मैंने सिर्फ वही चैप्टर रखे हुए हैं जिसका हम रिवाइज कर चुके हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना, और प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्क एनर्जी पावर हम कर चुके हैं ना ये। यस सर। तो यही सब रखे हैं, कोई भी फालतू चैप्टर ऐसा नहीं डाला मैंने, रोटेशन डाल दिया एकदम। तो ध्यान रखना, अच्छे से करना वो चैप्टर, टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो, फिर तुम्हें टाइम मिल जाएगा ना, तो हो सकता है तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस भी लग जाए। सर तो टेस्ट की तैयारी करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना। तो देखेंगे भाई, मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात भी करूंगा, ठीक है, देखते हैं जैसा हो पाएगा। लेकिन तुम अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश करो टाइम निकालने की। सर जितना भी
सब लग जाता है कुल मिला के, सिर्फ सोने का टाइम बचता है वो। पर अभी देखो कुछ करने के लिए खोना तो पड़ेगा ही, अब थोड़ा सा इस पे फोकस करो। अगर ये टेस्ट भी अच्छे से निकाल दिया तुमने